आपको फर्स्ट टॉपिक है ये आपके साइकोलॉजी का और सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे बड़ा रोल है इस टॉपिक का आपके सिलेक्शन में भी, पूरे साइकोलॉजी को समझने में भी। इसमें हमने अधिगम का अर्थ, अधिगम की प्रकृति, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के प्रकार और अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत मैंने कंप्लीटली आपको समझा दिए हैं। यानी व्यवहारवाद तक एक पार्ट अधिगम का पूरा हो चुका है। कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको संज्ञानवाद स्टार्ट किया था। तो संज्ञानवाद बेसिकली क्या है ये मैंने आपको समझाया था। संज्ञानवाद किसको बोलते हैं, कॉग्निटिज्म थ्योरी किसे कहा जाता है। तो संज्ञान का मतलब होता है जानना। ये जो कॉग्निशन वर्ड है संज्ञान, इसका मतलब होता है किसी चीज को जानना, किसी चीज को समझना, किसी चीज का परसेप्शन करना, प्रत्यक्षीकरण करना। तो जानने समझने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, संज्ञान कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संज्ञान। तो ये बार बार वर्ड आएगा तो इससे कंफ्यूज मत होना कि संज्ञान क्या होता है। कोई भी चीज को अपन जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, इस शब्द के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो कोगिनेशन है, वो संज्ञान वर्ड है, याद रखना। संज्ञानवाद के अंतर्गत जो बात की जाती है वो मानसिक क्रियाओं की बात की जाती है। मन की तुलना आपके कंप्यूटर से की जाती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात की जाती है, जिसे कंप्यूटर इनपुट के रूप में डाटा लेता है, आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है प्रोसेसिंग के माध्यम से। तो ये भी ये कहता है कि मनुष्य भी यही क्रियाएं करता है। वो इनपुट में डाटा लेगा, फिर प्रोसेसिंग करेगा और आउटपुट के रूप में वो रिजल्ट देता है। तो आपके मन की तुलना जो है वो कंप्यूटर से इसके अंतर्गत की जाती है। ये मानती है कि बाह्य कारक आपके जीवन को नहीं बदलते, आंतरिक कारक आपके जीवन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इंटरनल फैक्टर को ये बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, आंतरिक कारकों को। और ये मानता है कि बच्चा व्हाइट बॉक्स होता है। व्हाइट बॉक्स का मतलब क्या है कि ये आंतरिक क्रियाओं के साथ पैदा होता है, जन्मजात रूप से आंतरिक क्रियाओं के साथ ये पैदा होता है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। प्राचीन संज्ञानवाद और आधुनिक संज्ञानवाद दो इसकी शाखाएं हैं। प्राचीन संज्ञानवाद के अंतर्गत आता है कोहलर, कॉफका, जीन पियाजे, मैक्स वर्दिमर, कुर्ट लेविन और टॉलमैन। तो इसमें मैं 5 सिद्धांत पढ़ाऊंगा आपको। जीन पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुर्ट लेविन है, एडवर्ड टॉलमैन है और अंतर्दृष्टि। टोटल प्राचीन में 4 ही आएंगे ये, ठीक है। और आधुनिक संज्ञानवाद में अपन जेरोम ब्रूनर पढ़ेंगे। अल्बर्ट बांडुरा भी आता है इसमें। कौन आता है, अल्बर्ट बांडुरा का नाम भी लिख लेना, आधुनिक संज्ञानवाद में नहीं लिखा है तो ये भी आधुनिक संज्ञानवाद में आता है, बांडुरा। और डेविड आशुबेल, ये 3 व्यक्ति स्पेशली, डेविड आशुबेल, अल्बर्ट बांडुरा और जेरोम ब्रूनर, इनको जो अपन मानते हैं वो मानते हैं आधुनिक संज्ञानवाद में, ठीक है। तो यहां तक मैंने बताया होगा, कल की क्लास यहीं तक थी अपनी। आज की क्लास में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जीन पियाजे समझाऊंगा। तो पियाजे को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये एक प्रकार से आप मान के चलिएगा आने वाले पेपर के प्रश्न हैं, मतलब एज इट इज आएगा जो मैं बताऊंगा चीज़ें, तो बहुत अच्छे से इसको कवर कीजिएगा। सीटेट और रिट जैसे एग्जाम है वहाँ तो कम से कम 3 प्रश्न आते हैं जीन पियाजे के ऊपर। और बाकी अगर आप आरपीएससी का कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो वहाँ 2 प्रश्न जीन पियाजे पे जरूर आएंगे। तो कंप्लीटली पूरा जीन पियाजे मैं आपको समझा रहा हूँ आज की क्लास में। तो उससे पहले आप प्रार्थना करेंगे अपने लिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, आज की क्लास का बिंदु है अपना जीन पियाजे। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया वो कहलाया संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इतने प्रश्न हैं इसके, हर शब्द पे प्रश्न है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा, संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला पहला आदमी कौन है? तो आपका आंसर होगा जीन पियाजे। संज्ञानवाद के पिता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा जीन पियाजे। फादर ऑफ कॉग्निटिज्म भी जीन पियाजे है। संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले भी कौन है? जीन पियाजे। मतलब पहले तो मैं आपको इसका बेसिक पढ़ाऊंगा और बेसिक में 10 लाइन लिखाऊंगा। तो 10 लाइन मतलब वो 10 के 10 प्रश्न आ चुके हैं,
वो बेसिक बताऊंगा, उसके बाद इसके अंदर लेके जाऊंगा। मैं 3 पार्ट में जीन पियाजे पढ़ाऊंगा। पहले इसकी बेसिक बातें हैं जहां से प्रश्न पुटअप किए गए हैं, उसके बाद इसके 2 कॉन्सेप्ट हैं, स्कीमा और एडेप्टेशन, वो हमें समझने हैं, और तीसरा इसका अंतिम पार्ट है इसके विकास की अवस्थाएं। तो 3 पार्ट में पूरे जीन पियाजे को पढ़ा रहा हूं। तो हेडलाइन डाल लिया आपने, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, सिद्धांत का नाम ही संज्ञानात्मक विकास है। पूरे संज्ञानात्मक विकास को बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। हेडलाइन डाल ली, ठीक है। लिखो, अब कुछ बेसिक चीजें लिखो। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन किया, यानी इनको पिता माना जाता है। लिख लो, संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले, संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले, संज्ञानात्मक विकास का कौन सा अध्ययन करने वाले? व्यवस्थित अध्ययन करने वाले। ये प्रश्न आया हुआ है रीट में कि संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया है? तो जीन पियाजे पहले आदमी थे। और ये प्रश्न भी आया हुआ है, संज्ञानवाद का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेड फेस्ट में आया हुआ है। तो संज्ञानवाद का पिता किसे कहा जाता है? जीन पियाजे को। दोनों प्रश्न आए हुए हैं। मतलब आप ये मान के चलना, पियाजे में पढ़ा रहा हूं तो पियाजे में कोई ऐसी लाइन नहीं लिखाऊंगा जो आई नहीं हो। मैं लिखाऊंगा क्या? कोई लाइन है ही नहीं जो नहीं पूछी गई हो, सब कुछ पूछा गया है। इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो लिख लिया, संज्ञानवाद का पिता किसे कहा जाता है? जीन पियाजे को। इसकी बहुत सारी किताबें हैं। मैंने अपनी किताब जो साइकोलॉजी की आपने देखी होगी, उसमें मैंने बहुत सारी किताबें दे रखी हैं। आपको लगा होगा कि सर ये सब किताबें पढ़नी है क्या? सब किताबें नहीं पढ़नी। पानी दे के जाना यार। सब किताबें नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ 2 किताबें पढ़नी है। एक तो चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड और एक लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। बाकी सी किताबें साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड है, साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस है, बट ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं। किताब जब अपन लिखते हैं तो उस दृष्टिकोण से लिखते हैं कि उसमें सब कुछ समेट दिया जाए कि बच्चे को उसके अलावा कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़े। और मेरी किताब जो लिखी गई वो हमेशा ऐसे एस्पेक्ट से लिखी गई है कि आपको इन फ्यूचर कभी भी किसी भी रूप में कोई भी कंपटीशन, भारत का कोई भी कंपटीशन हो, तो उसके लिए अलग से बुक आपको नहीं खरीदनी पड़े। ठीक है। क्लासरूम में जो मैं करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ बहुत एकदम संतुलित बैलेंस बना के, कि मैं क्लास में इतना कुछ लिखा दूं कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आए, और ऐसा कुछ भी नहीं लिखाऊं कि वो अनावश्यक चीज़ें हो जाएं। ठीक है। तो इसकी 2 किताबें हैं, दोनों किताबें आप लिख सकते हैं। एक तो बाल चिंतन की भाषा, ये आई हुई है तो ये याद रखना। किताबों में हमेशा यही संतुलित रवैया अपनाना है। जो आ गई ना वो किताब जरूर याद रखनी है, जो आ चुकी है पहले से। बाल चिंतन की भाषा, ठीक ना, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। और दूसरी किताब है चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ वर्ल्ड का मतलब है संसार पर बच्चों के विचार। बाल चिंतन की भाषा और संसार पे बच्चों के विचार, ये 2 किताब इसकी लोकप्रिय हैं। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड एंड चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, ये 2 पुस्तकें हैं। दोनों एग्जाम में आई हुई हैं तो दोनों देख लीजिएगा। बाल चिंतन की भाषा, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसार पर बच्चों के विचार। किसकी किताबें हैं? जीन पियाजे की। इसके अलावा 2 किताबें और लिखना चाहो तो साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड भी इसी की किताब है और साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस भी इसी की किताब है। लिखो तो, कोई जरूरी नहीं आप इतना याद करें। साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड और साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड और साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस पुस्तक भी किसने लिखी है? जीन पियाजे ने। बट इतना आपको याद करने जरूरी नहीं है। जो मैंने आपको बताई है काम की बात, वो आप दिमाग में रखिएगा। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, बाल चिंतन की भाषा और संसार पे बच्चों के विचार, ये 2 किताबें आप जरूर याद रखें।
ये पहला संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक था जिसने अपने खुद के बच्चों पे प्रयोग किया। बाकी ने कभी किसके बच्चे पे किया, कभी किसके बच्चे पे किया, बट इसने खुद के बच्चों पे प्रयोग किया। और इसके बच्चों के नाम थे 3। लॉरेंट, ये भी एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया है, लड़का था ये। लुशिन और जैकलिन, 3 बच्चे हैं इसके। लॉरेंट है, लुशिन है, और तीसरा क्या है, जैकलिन है। लॉरेंट, लुशिन और जैकलिन, ये इसके 3 बच्चों के नाम हैं और इन 3 बच्चों पे इसने प्रयोग किया है। लॉरेंट लड़का था, लुशिन और जैकलिन लड़कियां थी। इन तीनों बच्चों पे इसने प्रयोग करके पूरे संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया है कि अपना कोग्निटिव डेवलपमेंट होता कैसे है, मानसिक विकास अपना होता कैसे है। लॉरेंट, लुशिन और जैकलिन, लिख लिया। अब इसकी कुछ बेसिक बातें लिखा रहा हूं पूरे पियाजे के सिद्धांत की, और ये बातें इस रूप में ही रखिएगा कि सभी के सभी एग्जाम में पूछी गई हैं। मतलब एक भी कॉन्सेप्ट या एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो अनावश्यक है, सब के सब परीक्षाओं में किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। तो लिखना, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास बाहर से नहीं होता अपितु आंतरिक रूप से होता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास बाहर से नहीं होता, कहां से होता है, अंदर से होता है, आंतरिक रूप से होता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास बाहर से नहीं होता, कहां से होता है, आंतरिक रूप से। आया हुआ प्रश्न है, याद रखना। व्यवहारवादी संज्ञानात्मक विकास को बाह्य रूप से मानते हैं और ये क्या मानता है, आंतरिक रूप से। नंबर 2 पे ये कहता है संज्ञानात्मक विकास जो होता है ना, वो सतत होता है कि असतत होता है। तो ये संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में मानता है, असतत मानता है। ये प्रश्न बहुत बार सीटेट सीडीपी के एग्जाम में आता है। असतत का मतलब ये होता है कि बदलता रहता है, शैशव अवस्था में ये हो रहा है, बाल्य अवस्था में ये हो रहा है, किशोर अवस्था में ये हो रहा है, और लास्ट किशोर अवस्था तक ही होता है। बाकी जितने भी हैं, जेरोम ब्रूनर है, वाइगोत्स्की, जब हम पढ़ेंगे तो वो ये बोलते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, वो लगातार चलता रहेगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, असतत है। यानी एक तो अधिकतम किशोर अवस्था तक होगा और उसमें भी इसकी दर में जो है वो बहुत ज्यादा बदलाव है, इसलिए इसको क्या माना गया है, असतत। तो लिख लें, संज्ञानात्मक विकास असतत होता है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, असतत। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, असतत होता है। कोई डाउट है किसी को यहां पे, नहीं है, ओके। तीसरा, ये सब प्रश्न आए हुए हैं। ये कहता है संज्ञानात्मक विकास जो होता है ना, वो यूं चलता है निम्न से उच्चतर की ओर। अब यहां पे 3 वर्ड इसने दिए हैं, जैसे एग्जाम में आ गया, एक शब्द आ गया, संज्ञानात्मक विकास गति वर्धनीय होता है। ये कथन किसका है, ये सीटेट में आ गया। संज्ञानात्मक विकास आरोही होता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न से उच्चतर होता है। ये तीनों प्रश्न अलग पूछे गए, तो तीनों माइंड में रखना, बात एक ही है। एक समझ में आ गया, 2 अपने आप भाषा चेंज करता है साइकोलॉजी में। गति वर्धन का मतलब क्या है, निम्न से उच्चतर की ओर। शुरुआत में गति धीमी होती है, बाद में बढ़ जाती है। आरोही का मतलब क्या है, निम्न से उच्चतर की ओर। शेष अवस्था 0 से 2 वर्ष में कम होता है, 2 से 7 वर्ष में बढ़ता है, 7 से 11 वर्ष में और बढ़ता है, और 11 से 15 वर्ष में मैक्सिमम होता है। और निम्न से उच्चतर, तीनों टाइप से प्रश्न पूछे गए। 2012 रिट में यह भी प्रश्न पूछ लिया गया कि जेन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को व्यक्त करने वाला सही चित्र है, तो उसमें 4 आकृतियां दे दी। एक आकृति तो ये दे दी ऐसे, एक आकृति केवल ये दे दी, ठीक है ना, ऐसे बना के। एक आकृति ये दे दी, ठीक है, एक आकृति ऐसे दे दी। अब आपको ये बताना कि इनमें से कौन सी सही आकृति है, तो ये तो तीसरा नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये निम्न से क्या चल रहा है,
उच्चतर चल रहा है, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आपको तैयार रहना है कि ये कहना क्या चाहता है। तो इस शब्द का अर्थ, ये तीनों प्रश्न एग्जाम में आए, चौथा प्रश्न ये हो गया। तो 4 टाइप से एक ही लाइन को पूछा गया है, बाकी लाइन एक ही समझनी है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो निम्न से क्या होता है, उच्चतर की ओर चलता है। तो लिख लो, संज्ञानात्मक विकास निम्न से उच्चतर की ओर होता है। निम्न से उच्चतर की ओर होता है। आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो आरोही, गति, वर्धन, तीनों वर्ड आए हुए हैं। निम्न से उच्चतर, आरोही, गति, वर्धन। निम्न से उच्चतर, आरोही, गति, वर्धन। लिख लिया। ये तीनों प्रश्न आए हुए हैं, तो तीनों याद रखना। 4 टाइप से बता दिए मैंने, चारों टाइप से प्रश्न आ सकता है। चौथा, 5वां बिंदु, क्या पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो मात्रात्मक रूप से भिन्न होता है या गुणात्मक रूप से भिन्न होता है? मात्रात्मक भिन्न होगा या गुणात्मक भिन्न होगा, या दोनों रूप से हो सकता है? देखो, समझने वाली चीजें होती हैं, कॉमन सेंस चीजें होती हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट है, मानसिक क्रियाएं, उनको कभी मापा नहीं जा सकता। आप ये नहीं कह सकते 1 लीटर, 2.5 लीटर, 1.5 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो। कॉमन सेंस की चीजें हैं, वो गुणात्मक रूप से होती हैं। अपन ये कह सकते हैं यार उसका समस्या समाधान बहुत अच्छा है, उसका डिसीजन पावर बहुत अच्छा है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, उसकी मेमोरी बहुत खराब है। हम ये बता सकते हैं, गुणात्मक बता सकते हैं, मात्रात्मक रूप से चीजों को तुम डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमेशा मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं होता, गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। सीटेट में कोई 4 या 5 बार ये प्रश्न आया हुआ है, लिख लो। संज्ञानात्मक विकास मात्रात्मक रूप में ना होकर गुणात्मक रूप में भिन्न होता है। संज्ञानात्मक विकास मात्रात्मक रूप में ना होकर गुणात्मक रूप में भिन्न होता है। संज्ञानात्मक विकास मात्रात्मक रूप में ना होकर क्या होता है, गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। क्वांटिटी के रूप में आप कर सकते हो, क्वालिटी के रूप में कर सकते हो, क्वांटिटी के रूप में आप नहीं कर सकता। हो गया, बेसिक चीजें चल रही हैं। 5 नंबर पे आप लिखोगे, पियाजे के अनुसार अधिगम एक सक्रिय व जटिल प्रक्रिया है। वो जो पहली विशेषता थी ना संज्ञानवाद की, एक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। पियाजे के अनुसार अधिगम एक सक्रिय व जटिल प्रक्रिया है। पियाजे के अनुसार अधिगम एक सक्रिय व जटिल प्रक्रिया है, एक्टिव है और जटिल है। इसमें ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है आपसे कि बच्चे को जन्म से ही क्रियाशील किसने माना है, कि बच्चा जन्म से क्रियाशील होता है, ठीक है ना। तो बच्चे को जन्म से ही क्रियाशील जो माना ना, वो किसने माना है, पियाजे ने माना। आगे अंडरलाइन डाल के लिखो तो लिख लेना, बच्चे को जन्म से ही क्रियाशील माना है इसने। बच्चे को जन्म से ही क्रियाशील माना, बच्चे को जन्म से ही क्रियाशील माना। किसने, पियाजे। ये सब लाइनें परीक्षा में आई हुई हैं, जो कुछ लिखा रहा हूं इंपॉर्टेंट है। पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का निर्माण व खोज करके सीखता है, यह भी आया हुआ है। पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का निर्माण व खोज करके सीखता है। पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का निर्माण व खोज करके सीखता है। ज्ञान, पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का निर्माण व खोज करके सीखता है। आई क्या बात समझ में? बच्चे को जन्म से क्रियाशील माना, एक्टिव होकर सीखता है। अधिगम को ये मानता है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया अधिगम हमेशा ही होगा, ये तो आप मान के चलो। आप जटिल क्यों होता है? क्योंकि जहां संज्ञान शामिल हो जाता है, मानसिक गतिविधियां शामिल हो जाती हैं, वो प्रक्रिया हमेशा क्या मानी जाएगी? जटिल मानी जाएगी। याद रखना, ये कह रहा है कि बच्चा क्या करता है, ज्ञान का खुद निर्माण करेगा,
क्योंकि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है ना, संज्ञानात्मक निर्मितवाद का कॉन्सेप्ट दिया था पियाजे ने कि बच्चा व्यक्तिगत रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। यहां यह भी याद रखना कि जैसे वाइगोत्स्की कहता है, वो कहता है कि बच्चा दूसरों की सहायता से ज्ञान का निर्माण करता है, और पियाजे क्या कहता है, बच्चा ज्ञान का निर्माण क्या करता है, व्यक्तिगत रूप से करेगा, उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। यह प्रश्न आता है व्यक्तिक निर्मितवाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो यह कहता है बच्चा खुद ही खोज करता है और खुद ही ज्ञान का क्या करता है, निर्माण। तो यह व्यक्तिगत वर्ड जोड़ लेना, इसमें इंडिविजुअली करता है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है उसको। बच्चा व्यक्तिगत रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, बच्चा व्यक्तिगत रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा व्यक्तिगत रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा व्यक्तिगत रूप से क्या करता है, ज्ञान का निर्माण। कोई डाउट है किसी को, बताएं। नहीं है, यहां तक समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक चीजें हैं, कुछ भी नहीं है। बच्चा इस प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछ सकता है उलझाने के लिए, निर्माण व खोज का सिद्धांत किसने दिया है, तो निर्माण व खोज का सिद्धांत किसने दिया है, पियाजे ने। निर्माण खोज सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चा खुद ही ज्ञान का निर्माण करता है और खुद ही ज्ञान की क्या करता है, खोज। ये भाषा का चक्कर है मनोविज्ञान में और कुछ नहीं है। इसको इस प्रकार से बना देगा आप उलझ जाओगे, सर आपने ये तो लिखाया था कि बच्चा व्यक्तिगत रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, खोज करता है। निर्माण खोजवाद का सिद्धांत कहां से आ गया, तो निर्माण खोजवाद का सिद्धांत ही है जो ये कहता है कि बच्चा व्यक्तिगत रूप से ज्ञान का निर्माण करता है और क्या करता है, खोज। तो प्रश्न ऐसे उलझ जाते तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ज्ञान के निर्माण व खोज का सिद्धांत किसने दिया है, तो ज्ञान का निर्माण व खोज सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। लिख लिया यहां तक। यहां तक कोई डाउट है किसी को, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अगली लाइन, पियाजे के अनुसार बुद्धि एक अर्जित योग्यता है। इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है, अर्जित योग्यता। क्यों भाई, जन्मजात योग्यता मानते हैं बुद्धि को, तो अपन बुद्धि को तो क्या मानते हैं, जन्मजात योग्यता माना जाता है। टेम्परामेंटल है बुद्धि, तो ये कह रहा है एक्वायर्ड है। सहमत हैं आप, इसका व्यक्तिगत मत है। जब मैं इंटेलिजेंस टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं वहां ये बात करूंगा कि बुद्धि जन्मजात होती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बुद्धि आपके जन्म के साथ ही आती है। बट पियाजे का मत ये था कि बुद्धि क्या होती है, अर्जित होती है। और बुद्धि में दो योग्यताएं होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन और एडेप्टेशन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और एडेप्टेशन क्या होता है। तो ये लिखना आप, बुद्धि एक अर्जित योग्यता, लिख लिया यहां तक। इसमें दो योग्यताएं शामिल होती हैं, इसमें दो योग्यताएं शामिल होती हैं, संगठन ऑर्गेनाइजेशन और अनुकूलन। ये दोनों मैं समझाऊंगा अभी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। संगठन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। अनुकूलन का मतलब होता है एडेप्टेशन। ये मैं पढ़ाऊंगा, अनुकूलन तो आपको बहुत डिटेल्स हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। बुद्धि को इसने क्या कहा, कौन सी योग्यता है, अर्जित। और बुद्धि में कौन सी दो योग्यताएं शामिल हैं, संगठन और अनुकूलन। संगठन शब्द का इस्तेमाल किसने किया, ये प्रश्न एग्जाम में आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में आया है। संगठन शब्द का प्रयोग किसने किया है, ऐसे प्रश्न आएगा। जीन पियाजे द्वारा प्रयुक्त नहीं किया गया शब्द कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जीन पियाजे ने किन किन चीजों का प्रयोग किया है। तो जीन पियाजे ने कौन से शब्द प्रयुक्त किए हैं, तो जीन पियाजे ने ऑर्गेनाइजेशन शब्द का प्रयोग किया। ऑर्गेनाइजेशन में क्या मानता है, यह कहता है बुद्धि सभी योग्यताओं का समाहित रूप है। क्या है, बुद्धि सभी योग्यताओं का समाहित रूप है। इसको इसने क्या नाम दिया है, ऑर्गेनाइजेशन। और अनुकूलन तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में इतनी बार पूछा जाता है, आपको बहुत ढंग से समझना है। एडेप्टेशन में कहता है कि हमारी बुद्धि की विशेषता होती है, ये वातावरण के साथ क्रिया और प्रतिक्रिया करके एडजस्टमेंट, समायोजन स्थापित करती है, सामंजस्य करती है। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों करने की जो योग्यता, उसको इसने नाम दिया था अनुकूलन। ये बहुत डिटेल से समझाऊंगा। संगठन में केवल इतना सा एक वर्ड लिख लो, प्रश्न केवल आज तक यही आया है कि संगठन शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो आपको याद रखना है पियाजे। बट फिर भी आपको पता है संगठन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, बुद्धि के लिए किया है। संगठन का मतलब क्या होता है, जितनी भी बौद्धिक योग्यताएं हैं उनका समाहित रूप बुद्धि है, इसको इसने क्या बोला है, संगठन बोला। तो लिखना, संगठन का मतलब बुद्धि सभी योग्यताओं का समाहित रूप है।
बुद्धि सभी योग्यताओं का समाहित रूप है। बुद्धि सभी योग्यताओं का क्या है? समाहित रूप है। बुद्धि सभी योग्यताओं का क्या है? समाहित रूप है। बुद्धि सभी योग्यताओं का क्या है? समाहित रूप। इसको क्या बोला है इसने? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बोला है। ठीक है। अनुकूलन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं अनुकूलन को अभी बाद में समझाऊंगा, 2 टर्म आएंगे उसके। अभी यहां छोड़ दें अनुकूलन के बारे में, कुछ भी बाद में समझा दूंगा मैं। एक बिंदु और लिखो आप। पियाजे के अनुसार जैविक परिपक्वता, पियाजे के अनुसार जैविक परिपक्वता, ये 3 वर्ड इस्तेमाल किए। इकोनॉमिक्स ग्रेड फर्स्ट में प्रश्न आया था ये। जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव और सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। पियाजे के अनुसार 3 कारक महत्वपूर्ण माने इसने। जैविक का परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट से प्राप्त एक्सपीरियंस और सोशल एनवायरनमेंट से प्राप्त अनुभव। यह कहता है विकास में 3 चीजें योगदान देती हैं। कितनी चीजें योगदान देती हैं? 3 चीजें। प्रश्न आया हुआ है ग्रेड फर्स्ट में कि विकास 3 चीजों का परिणाम होता है। कौन कौन सी? जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव और सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। यहां आपको याद तो तीनों ही रखने हैं। प्रश्न की भाषा ये पूछी गई थी कि विकास परिणाम होता है, तो आपको तीनों याद रखने हैं। बायोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट से प्राप्त एक्सपीरियंस क्या है, सोशल एनवायरनमेंट से प्राप्त। लेकिन आपसे जब प्रश्न पूछे कि पियाजे ने इनमें से सबसे महत्वपूर्ण किसको माना है, तो पियाजे इसको इंपॉर्टेंट मानता है। सबसे कम महत्वपूर्ण पियाजे किसको मानता है? सामाजिक। जब जीन पियाजे की अपन आलोचना करते हैं पूरे कॉग्निटिव थ्योरी की, तो अपन यही आलोचना करते हैं कि ये सामाजिक कारकों को इंपॉर्टेंट नहीं मानता, जबकि ये विकास का पक्ष बताता है। ये कहता है विकास के 3 पक्ष हैं। बायोलॉजिकल मैच्योरिटी जो ऑटोमेटिकली आपकी हो रही है, जो जन्मजात रूप से आप लेके आ रहे हो और आगे बढ़ा रहे हो। भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव, यानी कि जो आपकी ठंडी जलवायु है, गर्म जलवायु है, आपका तापमान है, ये सब चीजें आपके विकास को, कोग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव को ये विकास का पक्ष मानता है, लेकिन ये गौण मानता है। क्या मानता है ये? गौण, कि ये कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाता। और पियाजे और वाइगोत्स्की का जब मैं कंपैरिजन पढ़ाऊंगा तो ये चीज अपन पढ़ेंगे कि वो सामाजिक कारकों को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, जबकि ये सामाजिक कारकों को सबसे क्या मानता है? गौण। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारक कौन सा है? जैविक परिपक्वता। ये याद रखिएगा, याद ना हो तो ऊपर लिख लेना शॉर्ट में, ठीक है ना। इसने बताए विकास के 3 पक्ष हैं, तीनों एग्जाम में आए हुए हैं। लेकिन आपसे ये पूछे कि इसने सबसे इंपॉर्टेंट किसको माना है और सबसे कम महत्वपूर्ण किसको माना है, तो आप आंसर क्या करोगे? इसको सबसे इंपॉर्टेंट माना है और इसको सबसे गौण माना है। तो इस प्रकार से भाषा तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि प्रश्न कैसा आ सकता है और मेरा आंसर कैसा हो सकता। जैविक परिपक्वता हो गया, भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव हो गया, सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव हो गया। इंपॉर्टेंट कौन है इसमें? बायोलॉजिकल मैच्योरिटी। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं है। अब देखो, ये तो इसका बेसिक था कि ये संज्ञानात्मक विकास को असतत मानता है, गुणात्मक रूप से भिन्न मानता है, निम्न से उच्चतर मानता है, बुद्धि को अर्जित योग्यता मानता है, संगठन अनुकूलन की योग्यता मानता है। इसने 3 बच्चों पे प्रयोग किया। एक इसका स्टेटमेंट और लिख लो। इसके अनुसार बालक वातावरण के साथ संबंध स्थापित करते हुए, इसके अनुसार बालक वातावरण के साथ संबंध स्थापित करते हुए, इसके अनुसार बालक वातावरण के साथ संबंध स्थापित करते हुए अपनी समझ का विकास करता है। बालक वातावरण के साथ संबंध स्थापित करते हुए अपनी समझ का क्या करता है? विकास करता है। किसने कहा है? पियाजे ने।
यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे के साथ? ये सब प्रश्न वन लाइनर हैं और ये सब के सब एग्जाम में आए हुए हैं किसी न किसी रूप में, याद रखिएगा। अब मैं इसके कॉन्सेप्ट पे आता हूं सेकंड पार्ट के ऊपर। इसके दो शब्द हैं जो इसके पूरे सबसे इंपॉर्टेंट। एक है स्कीमा और एक है अनुकूलन। एडेप्टेशन। बहुत प्रश्न आए हैं इन दोनों पे। पियाजे से यदि दो प्रश्न आते हैं तो एक प्रश्न यहां तक आ जाएगा और एक प्रश्न संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं से आ जाएगा। फिक्स है कि 2 प्रश्न तो हर एग्जाम में आते ही आते हैं। तो एक प्रश्न यहां तक आ जाएगा जो पढ़ाया मैंने, ये पढ़ाऊंगा, और एक प्रश्न इसका सेकंड जो पार्ट है विकास की अवस्थाओं से आ जाएगा। स्कीमा क्या है पहले आपको ये समझना है। बार बार पहला प्रश्न पूछेगा स्कीमा शब्द का प्रयोग किसने किया, आप कह दोगे कि सर पियाजे ने किया है। कई बार आ गया। स्कीमा होती क्या है? देखो, स्कीमा का बहुत सिंपल अर्थ में बता दूं मैं कि तुम जब भी कोई नई चीज को देखते हो तो तुम उसको जो जानने का प्रयास करते हो, तुम जो उसको समझने का प्रयास करते हो, यह तुम्हारी स्कीमा है। तुम्हारे दिमाग में पहले से सूचनाओं का एक ढांचा बना हुआ है, इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर बना हुआ है। और जब भी आप वातावरण की कोई भी नई चीज से सामना करते हो या नई चीज के सामने जाते हो, तो वो जो पहले से तुम्हारे दिमाग में ढांचा बना हुआ है ना, वो उसकी जो व्याख्या करता है ना, वो तुम्हारी क्या कहलाएगी? स्कीमा कहलाएगी। अब इस पे इतने प्रश्न पूछे गए हैं भाषा चेंज कर करके। जैसे रीट में आ गया प्रश्न 2022 वाले में, सूचनाओं का संगठित पैकेट कहलाता है। तो सूचनाओं का संगठित पैकेट क्या कहलाएगा? स्कीमा। एच टेट में प्रश्न आ गया बौद्धिक ढांचा किसे कहा जाता है? स्कीमा। रीट में आपके थर्ड ग्रेड में प्रश्न आ गया बुद्धि का मानसिक खंड किसे कहा जाता है? स्कीमा। चौथा प्रश्न आ गया वातावरण में स्थित उद्दीपकों को जानने समझने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कीमा। हम किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ जो व्यवहार करने का हमारा तरीका होता है वो क्या कहलाता है? स्कीमा। स्कीमा स्थिर होती है, परिवर्तनशील। स्कीमा हमेशा बदलती रहती है। जैसे आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट हुई, पुरानी स्कीमा कमजोर हो जाएगी, नई स्कीमा डेवलप हो जाएगी। ये जो मैंने लाइनें बोली हैं सब किसी न किसी एग्जाम में कभी न कभी पूछी गई हैं। तो स्कीमा सच में साधारण अर्थ में स्कीमा यह है कि मेरे दिमाग में एक पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ है इंफॉर्मेशन का, और जब भी मैं वातावरण की कोई भी नई चीज को देखता हूं तो उसकी जो मैं व्याख्या करूंगा ना, वो किसकी सहायता से करूंगा? स्कीमा है। तो आपकी बुद्धि का एक मानसिक खंड कह दो, बौद्धिक ढांचा कह दो, सूचनाओं का संगठित पैकेट कह दो, जो समय के अनुसार धीरे धीरे बदलता रहता है, अपडेट होता रहता है, उसको क्या बोलेंगे अपन? स्कीमा बोलेंगे। लिख लो, लिख लो। बौद्धिक ढांचा बौद्धिक ढांचा ऑब्लिक मानसिक खंड की इकाई। बौद्धिक ढांचा इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर, मानसिक खंड की एक इकाई, मानसिक खंड की इकाई तथा सूचनाओं का संगठित पैकेट। तीनों प्रश्न आए हुए हैं अलग अलग। बौद्धिक ढांचा, मानसिक खंड की इकाई, सूचनाओं का संगठित पैकेट, तीनों प्रश्न आए हुए हैं। आगे जो मैं लिखा रहा हूं इसका आगे पूरा अर्थ है जिसकी सहायता से हम वातावरण में स्थित उद्दीपकों को पहचानते हैं, जिसकी सहायता से हम वातावरण में स्थित उद्दीपकों को पहचानते हैं, वातावरण में स्थित उद्दीपकों को पहचानते हैं, समझते हैं, वातावरण में स्थित उद्दीपकों को पहचानते हैं, समझते हैं तथा उनकी व्याख्या करते हैं, तथा उनकी व्याख्या करते हैं।
स्कीमा कहलाता है। अपनी भाषा में समझ लेना चीजों को कि मेरे दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और वो स्ट्रक्चर ऐसा है जिससे मैं हर चीज को जानने का प्रयास करता हूं, समझने का प्रयास करता हूं, हर चीज की मैं व्याख्या करता हूं। कोई भी समस्या का समाधान करना है तो भी मेरी उस समस्या समाधान में भी मेरी यही मदद करेगी। तो स्कीमा एक प्रकार से आपकी हमेशा मदद करती है। कोई भी पेपर देने गए तो प्रश्न पढ़ा तो आपकी स्कीमा आपको बताएगी कि ये चीज ऐसे है क्योंकि तुमने पहले इसको ऐसे पढ़ा है। तो स्कीमा एक प्रकार से आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाला एक मानसिक खंड है आपका, एक प्रकार से इसको अपन स्कीमा बोलेंगे। ठीक है, एक अर्थ और लिख लो। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ व्यवहार करने का तरीका, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ व्यवहार करने का तरीका किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ व्यवहार करने का तरीका जो दो प्रकार का होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ व्यवहार करने का तरीका जो दो प्रकार का होता है। व्यवहारिक और मानसिक। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ व्यवहार करने का तरीका जो दो प्रकार का होता है, व्यवहारिक और मानसिक। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत है यहां तक बता दो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपके बताओ। व्यवहार करना को तरीको स्कीमा कहलावे। कोई भी व्यक्ति या वस्तु के साथ अफा जै को भी व्यवहार कराना बिना अफा के बोलांगा नॉर्मल अर्थ में कि या तेरी स्कीमा है। कोई समस्या थारो पढ़ना को नजरियो बा थारी स्कीमा है। थे कोई आदमी से हाथ मिला रहे हो वो भी थारी स्कीमा है। थे कोई आदमी के साथ व्यक्ति के साथ डिबेट कर रहे हो, वाद विवाद कर रहे हो, या भी थारी के है स्कीमा है। तो व्यवहारिक स्कीमा का तो मतलब होता है जब अपन शारीरिक क्रिया करते हैं। शारीरिक क्रिया का मतलब तुम हाथ हैंडशेक कर रहे हो, हग कर रहे हो, ठीक है, जो भी कर रहे हो, ये जो क्रियाएं हैं फिजिकल वाली वो तो है तुम्हारी व्यवहारिक स्कीमा। और मानसिक स्कीमा यह है कि जब अपन डिबेट करते हैं, अपन तार्किकता वाली बातें करते हैं, जब अपन बहस करते हैं तो अपनी कौन सी स्कीमा होती है? मानसिक स्कीमा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? कहीं भी दिक्कत हो, पेट में दर्द, सर में दर्द, कहीं भी बताओ। एकदम सही है, ओके हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। अब देखो ये स्कीमा हो गया, इस पे प्रश्न आएगा जो मैंने बताया वो यहीं से आएगा। थोड़ा बहुत कोई घुमाए फिराए तो भाषा चेंज करे तो आप तो ये समझ लो कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो पहली क्रिया करवाती है वो स्कीमा करवाती है। अब एक वर्ड इसने और यूज किया, स्कीम्स। स्कीम्स पे कोई प्रश्न नहीं आया, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, यूं ही पढ़ा रहा हूं। बाकी आज तक किसी भी एग्जाम में, किसी भी परीक्षा में, किसी भी पेपर में कहीं भी नाम नहीं मिलेगा स्कीम्स। स्कीम्स क्या है? स्कीम है व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न। संगठित पैटर्न मतलब ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न, जिसको प्रतिदिन हम दोहराते हैं। प्रतिदिन दोहराते हैं मतलब जैसे तुम प्रतिदिन नहाते हो। अरे हाँ भर दिया करो, एम क्यों डाउट पैदा करो यार। अभी तो गर्मी चल रही है, अभी महीने बर्बाद थारो टाइम आओगे ना तो मैं मान लूंगा कि भी थे ऐ भी काम कार्ड्स को। तो तुम प्रतिदिन नहाते हो, ये तुम्हारा स्कीम्स है। तुम प्रतिदिन खाते हो, तुम्हारा स्कीम्स है। तुम प्रतिदिन कपड़े पहनते हो, स्कीम्स है। मतलब वो चीजें हैं जो तुम्हारे व्यवहार का मैकेनिकल बन गया, जिनको तुम प्रतिदिन दोहराते हो, वो तुम्हारे व्यवहार का हिस्सा बन गए। उसको इसने क्या नाम दिया है? स्कीम्स दिया है। क्या नाम दिया है? स्कीम्स। तो लिख लो, व्यवहारों का वह संगठित पैटर्न, व्यवहारों का वह संगठित पैटर्न जिसको हम प्रतिदिन दोहराते हैं। व्यवहारों का वह संगठित पैटर्न जिसको हम प्रतिदिन दोहराते हैं। जैसे कपड़े पहनना, नहाना, खाना, और तुम यदि पीते हो तो पीना भी लिख लो।
पीते हो ना? हाँ, तो लिख लो, क्या दिक्कत है? ऐसा कोई है जो नहीं पीता? हाथ ऊंचा करना। रुक जा देवता, डेली ले है। मैं डोला मारू की बात कौन कर रहे हो? अरे पानी कौन पी वो डेली थे? लिक्विड नहीं लेते? तो लिक्विड का मतलब एक ही थोड़ी होता है कि भाई डोला मारू लेते हो आप। यार मतलब इतना कॉन्फिडेंस के साथ हाथ खड़ा किया है। बताओ। सब पीते हो आप। ये हो गया स्कीम्स। कोई डाउट है किसी को? नहीं है। अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं। स्कीम से कोई प्रश्न नहीं आता। अनुकूलन बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा। एडेप्टेशन क्या होता है? पहला प्रश्न आपसे पूछेगा अनुकूलन शब्द का प्रयोग किसने किया? आप कह दोगे जीन पियाजे ने किया है। दूसरा प्रश्न पूछेगा अनुकूलन की प्रक्रिया जन्मजात होती है कि अर्जित होती है? अनुकूलन की प्रक्रिया आपके जन्म के साथ आती है। यह हर प्राणी के जन्म के साथ ही आ जाती है और हर व्यक्ति में, हर जीव जंतु में एडेप्टेशन की योग्यता पाई जाती है। एडेप्टेशन होता क्या है? वातावरण के साथ क्रिया और प्रतिक्रिया करके जो सामंजस्य स्थापित करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? अनुकूलन। पहले तो इसका अर्थ लिख लो, फिर इसकी प्रक्रिया समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है इसकी। लिखो, वातावरण के साथ क्रिया व प्रतिक्रिया करके, वातावरण के साथ क्रिया व प्रतिक्रिया करके सामंजस्य स्थापित करना। वातावरण के साथ क्रिया व प्रतिक्रिया करके सामंजस्य स्थापित करना। वातावरण के साथ क्रिया व प्रतिक्रिया करके सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाएगा? अनुकूलन, एडेप्टेशन।